कार्य समिति की आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश के लोकप्रिय और कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानित श्री सुनील ओझा जी, सह प्रभारी सम्मानित श्री संजीव चौरसिया जी, प्रदेश संगठन महामंत्री सम्मानित श्री धर्मपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्षगण सम्मानित श्री विनय कटियार जी, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय रेखा वर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री माननीय श्री हरीश द्विवेदी जी, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण माननीय जनरल वीके सिंह जी, माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय संजीव बालियान जी, माननीय कौशल किशोर जी, माननीय साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 7 माह के उपरांत आयोजित प्रदेश कार्य समिति की आज की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हमारे लिए अत्यंत उत्साह और उमंग का क्षण है। आज से 7 माह पहले पूर्व जब हम लोगों ने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे, उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। विजेता के रूप में कार्य कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है और करती है। इसके उपरांत प्रदेश के अंदर 2 उपचुनाव आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा क्षेत्र के संपन्न हुए थे। विधानसभा चुनाव की तर्ज पर
तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के पूर्वानुमानों को दरकिनार करते हुए फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों उपचुनाव में विजयश्री प्राप्त करके फिर से अपनी विजेता की भूमिका को बरकरार रखा। आज जब हम 7 माह के बाद फिर से प्रदेश कार्य समिति के इस बैठक में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम सबके सामने देश के प्रमुख राज्य गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय, अब तक के रिकॉर्डतम मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार का गठन गुजरात के अंदर 7वीं बार होना, यह अपने आप में एक नए उत्साह और उमंग की ओर हम सबको प्रेरित करता है। विजेता के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए कैसे कार्य किया जाना चाहिए, यह उत्साह और उमंग एक बार फिर से हम सबके सामने है। जब हम मई 2022 में मिले थे, हमारे सामने एक और उत्साह और उमंग विजय का था, लेकिन साथ साथ अपनी उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भी था जो देश के आजादी के उपरांत भारत माता के अमर बलिदानियों ने भारत के बारे में सोचा था। आजादी का अमृत महोत्सव के वर्ष कार्यक्रम में हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। आजादी के अमृत महोत्सव को हम में से कदाचित कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने 1947 में आजादी के उत्सव को देखा होगा। लेकिन आजादी का मतलब क्या होता है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी के भारत ने उस उत्सव के साथ जुड़ करके हर घर तिरंगा लगा करके अपने आप को साबित किया था कि आजादी के वास्तविक उत्सव का मतलब क्या होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन में हर घर तिरंगा के माध्यम से हर एक भारतवासी का आजादी के उत्सव के साथ जुड़ना, यह आजादी के महोत्सव को कई गुना अधिक रोमांचित और उत्साहपूर्ण बना लिया। भाइयों बहनों, इस दौरान ढेर सारी उपलब्धियां स्वतः ही भारत के अंदर विगत 8 वर्षों के अंदर हुए कार्य, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भी मानक गढ़े गए, वे परिणाम हम सबके सामने आते हुए दिखाई दिए। याद करिए, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, आज उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और बहुत शीघ्र प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। यह पहली बार हो रहा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जब कोरोना जैसी महामारी के सामने पस्त हैं, तब सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था के रूप में भारत लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा है। दुनिया कौतूहल और आश्चर्य की निगाहों से देख रही है। जहां भी दुनिया के अंदर संकट आ रहा है, लोगों की आशाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर, हर व्यक्ति इस बात के साथ कि जो नारा 2019 में लगा था भारत के अंदर कि मोदी है तो मुमकिन है, आज मोदी है तो मुमकिन है, यह केवल भारत का नारा नहीं बल्कि वैश्विक नारा बन चुका है, वैश्विक मंत्र बन चुका है। और वैश्विक मंत्र को आज लोगों ने अंगीकार किया है। G20 की अध्यक्षता उसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, हम सबको भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने G20 के इस आयोजन के साथ प्रत्येक भारतवासी को भी जोड़ने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश के 4 शहर लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर,
ये 4 जनपदों में G20 से संबंधित 11 समिट होने हैं। G20 दुनिया के वे 20 बड़े देश हैं जिन 20 देशों में दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। 75% ट्रेड पर जिनका अधिकार है। दुनिया के 85% जीडीपी पर जिनका अधिकार है और इनोवेशन, रिसर्च और पेटेंट में दुनिया के 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, वे दुनिया के 20 बड़े देशों की G20 की अध्यक्षता का अवसर भारत के पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में G20 इस दौरान दुनिया के अंदर वैश्विक समृद्धि, लोक कल्याण और मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने जा रही है और भारत को यह अवसर प्राप्त हुआ है। भारत को अपनी सामर्थ्य दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को भी G20 समिट के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम सब ने जन्म लिया है। उत्तर प्रदेश को अपनी कर्म साधना की भूमि के रूप में हम सब ने चुना है। हम सबका सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। देश के रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे तमाम केंद्रीय मंत्रीगण जो उत्तर प्रदेश से देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश इसकी सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के अंदर असीम संभावनाएं, ये हम सबकी उपलब्धि है। याद करिए, आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों का आह्वान करते हुए पूरे देशवासियों को एक संकल्प दिलाया था और कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष तो हम मना रहे हैं, लेकिन जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मनाएगा, तब तक की एक व्यापक कार्य योजना को बना करके अमृत काल की इस व्यापक कार्य योजना के साथ हम कार्य करें। ये 25 वर्ष की अमृत काल की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने 5 प्रण की याद दिलाई थी। 5 प्रण। गुलामी की सर्वथा समाप्त करना, गुलामी को सर्वथा समाप्त करना, विरासत का सम्मान करना, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति हमारी होनी चाहिए। हम उन रूढ़िगत परंपराओं को जो गुलामी के कालखंड में हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर बांट चुकी है, उसको पूरी तरह समाप्त करेंगे। लेकिन साथ साथ भारत की विरासत का सम्मान भी देंगे। अमृत महोत्सव वर्ष में आपने देखा होगा, देश की आजादी के लिए जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन अमर बलिदानियों को ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति किस प्रकार का भाव प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। उनके स्मारक बनाए गए, उनकी जीवनी पर लिखा गया, गांव गांव में, स्कूल स्कूल में कार्यक्रम चले, गांव में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ने जन्म लिया और हर घर पे तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। विरासत का सम्मान यह भी है और विरासत का सम्मान वह भी है जो वैश्विक मंच पर आज 21 जून की तिथि विश्व योग दिवस के रूप में होती है। प्रयागराज का कुंभ दुनिया के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रयागराज कुंभ को मान्यता मिलती है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जो दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। विरासत का सम्मान करने का मतलब यही है कि आज पूरी दुनिया काशी की तरफ आकर्षित हुई है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाना
ये विरासत का सम्मान है और हम सब गौरवशाली हैं कि विरासत का सम्मान करते हुए हम कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं का अंगीकार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए कार्य करना, क्या कुछ संकल्प हमारा हो सकता अपने देश के लिए? अकेले भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले, दल का हित उसके बाद, मेरा हित सबसे पीछे। अकेले भारतीय जनता पार्टी है। भाइयों बहनों, विकसित भारत का निर्माण करना और सबको साथ लेकर के चलना। आपने देखा होगा ये केवल नारे नहीं बल्कि वास्तविकता है। विगत 8 वर्ष के अंदर देश ने, विगत 5.5 पौने 6 वर्ष के अंदर प्रदेश ने जो यात्रा प्रारंभ की है, अपने संस्थापकों, अपने नेतृत्व के भावनाओं के अनुरूप कहीं भी अपने मूल्यों, अपने आदर्शों से विचलित हुए बगैर इन 5 प्रणों को साथ में लेकर के हमने कार्य करना प्रारंभ किया और आज उसकी तस्वीर हम सबके सामने है। मुझे याद है 1998 में मुझे गोरखपुर से सांसद के रूप में जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ था। 1999 में मेरे सामने एक प्रश्न आया था और वो आया था कि दिमागी बुखार से गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों में मौतें हो रही हैं। बाद में मैंने इस पे कार्य करना प्रारंभ किया तो पता लगा कि ये तो प्रदेश की 38 जनपदों में बीमारी फैली हुई है। 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौतें इस बीमारी से हुई थी। ऐसा नहीं कि इसका उपचार दुनिया के अंदर न रहा हो। जापान ने 1905 में दिमागी बुखार का वैक्सीन खोज निकाला था, इस बीमारी को नियंत्रित किया था। लेकिन भारत के अंदर दिमागी बुखार का वैक्सीन आने में कितना समय लगा? 100 वर्ष लगे। 100 वर्ष। जिन लोगों ने देश के अंदर 55 वर्षों तक शासन किया, क्या उनको ये मासूम बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे जो उत्तर प्रदेश के अंदर दम तोड़ रहे थे? लेकिन उनके एजेंडे में गरीब नहीं था, किसान नहीं था, मजदूर नहीं था, युवा नहीं था, वे माताएं नहीं थी जिनके मासूम बच्चे दम तोड़ रहे थे। उनके एजेंडे में तो जाति थी, जाति, मत था, मजहब था। और आश्चर्यजनक, इंसेफ्लाइटिस से होने वाली 90% मौतें अल्पसंख्यक और अनुसूचित समाज से होती थी। तो 2006 में जब श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 98 से 2004 के बीच में थी, 2004 में जब हम लोगों ने प्रयास किया वैक्सीन मंगाने का, तब पहली खेप 2005 में आई और फिर 2005 में आने के बाद फिर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। लेकिन भाइयों बहनों, आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत को 95% नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त कर ली गई है। अब कोई मासूम दिमागी बुखार से असमय दम नहीं तोड़ेगा, एक पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन उस वैक्सीन को आने में 100 साल से अधिक समय लगे। लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान पूरी दुनिया पस्त थी, लोगों की समझ ही में नहीं आ रहा था
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के 2 सबसे प्रभावी वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त की, वह भी मात्र 9 महीने के अंदर। और भारत 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज अब तक अपने नागरिकों को दे चुका है और दुनिया के भी दर्जनों देशों को वैक्सीन मैत्री के रूप में वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करा चुका है। यह है भारत का सामर्थ्य। किसी भी महामारी का अब तक का जो सबसे सेटबैक रहा है वो क्या था? वो ये था कि वैक्सीन नहीं होती थी। स्पेनिश फ्लू के सबसे अधिक मौतें भारत के अंदर हुई थी। उस समय का अनुमान है कि जब स्पेनिश फ्लू आया था दुनिया के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक मौतें हुई थी, उनमें से ज्यादातर मौतें भारत के अंदर हुई थी। भारत तब गुलाम था। जो लोग बीमारी से मर सकते थे गांव के गांव साफ हो गए, लेकिन भाइयों बहनों जो बीमारी से मर सकते थे बीमारी से मरे, शेष लोग भूखमरी से मरे। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, डबल इंजन की सरकार थी तो राशन का डबल डोज भी हर गरीब को, हर जरूरतमंद को प्रदेश के अंदर फ्री में उपलब्ध हो रहा था। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ। यह सरकार की संवेदना भी थी, अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व भी था और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन इस रूप में सरकार कर रही थी। आपने देखा होगा विगत 8 वर्ष के अंदर केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार कार्य करना प्रारंभ की, एक भी योजना किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की उस मंत्र को अंगीकार करते हुए गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाई गई। समाज का प्रत्येक तबका उससे लाभान्वित हुआ। कौन सा ऐसा तबका है जो ये कह सकता है कि मेरे साथ भेदभाव हुआ हो? कोई तबका ऐसा नहीं, हर एक तबके को उस योजना का लाभ दिया गया। राशन 15 करोड़ लोगों को मिल रहा है। कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा नहीं। सबका साथ, सबका विकास का जो मंत्र है, उस मंत्र के अनुसार यह कार्यक्रम आगे बढ़ा। जनधन अकाउंट हर गरीब का खुला। गरीब की कोई जाति नहीं होती, उसका कोई मत और मजहब नहीं होता, उसको शासन की योजना का लाभ मिलना ही चाहिए, उसको उसका अधिकार मिलना ही चाहिए। किसान को आप जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं बांट सकते। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, इस सभी योजनाओं का लाभ बराबर हर एक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य किया गया। कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 45.5 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास मिल जाए? 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाए? 1,74,00,000 गरीबों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन मिल जाए? 1,55,00,000 गरीबों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन मिल जाए? प्रदेश के अंदर आप सबके सामर्थ्य और पुरुषार्थ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व में, प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता के सामर्थ्य से सरकारें गठित हुई। 5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली।
एक नहीं कह सकता कि जाति मत मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया हो। हर एक जनपद के नौजवानों को नौकरी मिली, हर एक जनपद के नौजवानों को प्रदेश के अंदर अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का उपयोग करने का पूरा अवसर मिला। सभी नियामक संस्थाओं की कार्य पद्धति किस रूप में है, सबके सामने है। प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल खड़ा किया गया, आज परिणाम है दुनिया का हर बड़ा निवेशक आज उत्तर प्रदेश में आकर के निवेश करना चाहता है। और भाइयों बहनों, ये निवेश कैसे रोजगार को सृजन करता है, इसका परिणाम हम सबके सामने है। विगत 5 वर्ष के अंदर इस निवेश के परिणाम स्वरूप 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को विभिन्न स्थानों पर नौकरी और रोजगार उपलब्ध हुए। उत्तर प्रदेश की परंपरागत उद्यम, याद करिए 2017 का भारतीय जनता पार्टी का लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक लाइन यह भी थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गठन करने पर अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करेगी। और परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या ब्रांडिंग होनी चाहिए, ये भी प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के आधार पर उसकी ब्रांडिंग करते हुए प्रदेश ने अपनी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित किया। कौन ऐसा जनपद है उत्तर प्रदेश का जहां पर अपनी परंपरागत उद्यम न रही हो? परिणाम क्या है? रोजगार मिला, नौकरियां सृजित हुई, उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट बढ़ा। आप आश्चर्य करेंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में लोग कहते थे बीमारू राज्य है, और आज अकेले अपनी परंपरागत उद्यम से उत्तर प्रदेश 1,60,00,000 करोड़ रुपए का अपना परंपरागत उद्यम और प्रोडक्ट को यहां से निर्यात करता, एक्सपोर्ट करता। उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट प्रदेश भी बन गया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, यह भी आज देखने को मिल रहा है। ये एक नए सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश का एक नया सामर्थ्य सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश परंपरागत रूप से ये कृषि प्रधान प्रदेश है। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, अनेक उपलब्धियां, देश की आत्मा है, देश का हृदय स्थल है। भगवान राम ने यही जन्म लिया, भगवान कृष्ण ने यही जन्म लिया, बाबा विश्वनाथ का धाम इसी प्रदेश में, पूरा वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने की भूमि नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में, मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती का संगम, कुंभ की पवित्र पावन भूमि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, भागवत भूमि सुख तीर्थ उत्तर प्रदेश में, शक्ति पीठों से जुड़ी हुई परंपरा उत्तर प्रदेश में। जो लोग इस सामर्थ्य को नहीं समझते थे, वे कावड़ यात्रा पर रोक लगाते थे, वे राम जन्मभूमि के बारे में टिप्पणी करते थे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस प्रकार की टिप्पणी करते थे। आज जब माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा अयोध्या में राम जन्मभूमि से संबंधित ऐतिहासिक फैसला आता है, तब एहसास होता है कि हमारे विचार परिवार के द्वारा पूज्य संतों के नेतृत्व में जो आंदोलन सरदेव अशोक सिंघल जी के मार्गदर्शन में उस समय आगे बढ़ा था, वह सही था और उसकी दिशा एकदम सही थी। ये चीजें दिखाती हैं हमें अपने विरासत पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। और आप जैसे लोग, उस समय बहुत सारे लोग युवा रहे होंगे जब यह आंदोलन चल रहा था, अपनी पूरी जवानी को इस आंदोलन के लिए समर्पित किए, और उस कालखंड में आपने किसी ने सोचा नहीं होगा कि मैं इस पद पे जाऊंगा। एक ही भाव था कि मैं
अपने प्रभु राम के मंदिर के निर्माण के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और आज उसका पुरुषार्थ हम सबके सामने झलकता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई चाह नहीं थी कि मैं सांसद बनूंगा, मैं विधायक बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, मैं प्रदेश अध्यक्ष बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं इस पद पे जाऊंगा। कोई चाह नहीं थी, एक ही भाव था, और वो भाव था, विजेता का भाव था, हम विजयी होंगे, अवश्य विजयी होंगे। और विजयी होने का यह भाव अंततः परिणाम हम सबको दिलाया। हमने कभी हम भागे नहीं, पलायन का रास्ता नहीं अपनाया। हमारे पास ताकत नहीं थी, भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन आत्मिक ताकत थी, लड़ने की एक ताकत थी कि हम अगर जन्म लिए हैं तो आखिरी दिन तो एक दिन आना ही आना है, लेकिन लड़ेंगे अपनी मातृभूमि के लिए और अपने प्रभु राम के लिए। और अंततः परिणाम भाइयों बहनों हम सबके सामने आया। अंततः विजय तो यह तो धर्मस्थ तो जय, ये तो होता है, सनातन वाक्य है, इस सनातन मंत्र है, इसको कोई अलग नहीं कर सकता है। और हम सब उस भाव के साथ आगे बढ़े, परिणाम हम सबके सामने है। जहां एक और भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का हृदय स्थल उत्तर प्रदेश है, वहीं सबसे समृद्ध खेती भी हमारे पास है। कोई अनुमान कर सकता है 5 वर्ष में 1,90,000 करोड़ रुपए की राशि केवल गन्ना किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से गया है, केवल डीबीटी के माध्यम से। कोरोना कालखंड में, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में दुनिया के चीनी उद्योग बंद हो गए, अकेले उत्तर प्रदेश डटा हुआ है कि कोरोना के बावजूद हमारी सभी 120 चीनी मिलें चल रही हैं, और उसको इथेनॉल की टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर के सबसे बड़े चीनी उत्पादक ही नहीं है। 2017 तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा चीनी उत्पादक नहीं था, पिछड़ गए थे। आज सबसे बड़ा चीनी उत्पादक भी है और दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक राज्य भी बना हुआ है। आपने देखा होगा किसानों को कैसे क्रय केंद्र के माध्यम से उसकी उपज को सीधे खरीदा जा रहा है। हम लोग अब तक 60 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय इस वर्ष कर चुके हैं, अब तक किसानों से कर चुके हैं, रिकॉर्ड मात्रा में है। रिकॉर्ड मात्रा में धान का क्रय सीधे किसानों से हो रहा है, कभी नहीं हुआ, मीडिएटर थे। आज सारी एमएसपी का लाभ किसान को उसके खाते में पैसा भेज करके किया जा रहा है। किसान के लिए योजनाएं, 2,60,00,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा, सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना हो, बाण सागर की परियोजना हो, अर्जुन सहायक जैसी परियोजनाएं हो, इन सभी परियोजनाओं के माध्यम से युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। हम लोग जब 2017 में आए थे तब प्रदेश के 34 जनपद बाढ़ के प्रति अति संवेदनशील थे। हमने पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया। आज स्थिति क्या है? बमुश्किल 3 से 4 जनपद ऐसे रहते हैं जो अभी संवेदनशील बने हुए हैं, और जिस पर जो कार्य योजना बनाई गई है, जिस दिन ये लागू होगी उस दिन उत्तर प्रदेश बाढ़ से मुक्त होगा। सबसे अधिक जल संसाधन होगा, लेकिन बाढ़ से मुक्त भी होगा। और अब ये नदियां तो हमारी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने का माध्यम बनी है। भाइयों बहनों, वैश्विक मानचित्र पर समृद्धि का एक मानक जल मार्ग भी बनता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य का उपयोग नहीं हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को पहचाना और देश का पहला वाटरवे हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारंभ हो चुका है। अब हमारा किसान और हमारा उद्यमी अपने प्रोडक्ट को यहां से पूर्वी बंदरगाह के माध्यम से दुनिया के बाजार में पहुंचा सकता है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री जी ने 13 जनवरी को दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज को भी वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रस्थान करवाया। दुनिया आज आकर्षित है उत्तर प्रदेश के प्रति, भारत के प्रति, और उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को हम सबको समझना होगा। उस पूरे सामर्थ्य को नेतृत्व देने वाली टीम यही है जो यहां पर बैठी हुई है, और इसीलिए आप सब
जब इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, आप सबका हम आह्वान करना चाहेंगे कि हम सबको आज इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे पास एक समृद्ध विरासत है, पार्टी की भी, पूर्वजों की भी, और साथ साथ प्रदेश के अंदर प्रकृति और परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जिस प्रकार की समृद्धि हमारे पास है, इन सबको अगर हम लेकर के चलेंगे, ये सभी हमारे पास है। G20 के लिए अपने आप को तैयार करना है, केवल एक सरकारी आयोजन न हो जाए, हम सब की भी अपनी भूमिका होनी चाहिए। आतिथ्य करने का एक अवसर प्राप्त होगा हम सबको। दुनिया के 20 बड़े देशों के साथ साथ 9 मित्र देशों के प्रतिनिधि भी इस आयोजन में आएंगे और उस आयोजन को भव्य और दिव्य रूप प्रदान करना है, जैसे प्रयागराज कुंभ का हुआ था। प्रयागराज कुंभ में क्या भव्य और दिव्य रूप दिया, दुनिया आकर्षित हो गई। 2013 में महाकुंभ था, कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए। 2019 में कहने के लिए अर्धकुंभ था, हमने कहा भी देखो आधा हमारे यहां कभी नहीं हुआ है, हम तो पूरा पे ही विश्वास करते हैं, हमने कुंभ नाम दिया था। लेकिन अर्धकुंभ के बावजूद 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आए थे। ये दिखाता है थोड़ा प्रयास होगा, दुनिया आपकी तरफ आएगी। पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे 2017 में उत्तर प्रदेश डोमेस्टिक पर्यटन में तीसरे नंबर पर था, आज नंबर 1 पर है और नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में बड़ा गैप आ चुका है। अकेले काशी में एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु, इसी महीने एक सप्ताह में 26 लाख श्रद्धालु काशी में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए आए थे। और सावन के महीने में 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में दर्शन करने के लिए आए। यही स्थिति अयोध्या की है, यही स्थिति मथुरा वृंदावन की है। कल आपने प्रयागराज में मौनी अमावस्या के स्नान को देखा होगा, 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां गए थे। अगर इस सामर्थ्य को पिछली सरकारों ने समझने का प्रयास किया होता और इसको सम्मान देने का कार्य किया होता तो उनको दर-दर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। ये विरासत को जो भी सम्मान देगा